नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत खरे प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से एक बार फिर से आप व्यूअर्स का इस H1 रिजल्ट्स 2021-22 श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस H1 रिजल्ट श्रृंखला 2021-22 में आज मैं आपके लिए एक और बढ़िया मल्टीबैगर वेल्थ क्रिएटर कंपनी जो कि इमर्जिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करती है उसका रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, जिसके अभी हाल ही में रिजल्ट आए हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी का नाम है इन्फोएज और नौकरी डॉट कॉम के नाम से भी इसे जानते हैं, जो कि इन्फोएज की एक सब्सिडरी है। इसके अलावा 99acres.com, जीवन साथी डॉट कॉम, मेरिट नेशन डॉट कॉम, शिक्षा डॉट कॉम, ये सब इनकी सब्सिडरीज कंपनी है। इन्फोएज एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो नए नए स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करती रहती है। और अभी हाल ही में हमने इनके दो स्टार्टअप्स जोमेटो और पॉलिसी बाजार की लिस्टिंग होते हुए देखी है। दोस्तों, ये एक बेसिकली ई कॉमर्स इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। तो चलिए, हम मार्केट साइज क्या है इसका ई कॉमर्स इंडस्ट्री का। 2020 में 46.30 बिलियन था और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 111.40 बिलियन सन 2025 आते आते हो जाएगा विथ 19% CAGR ग्रोथ। ऑनलाइन रिटेल वर्सेस टोटल रिटेल की बात करें तो 2019 में ऑनलाइन रिटेल की हिस्सेदारी करीबन 5% थी और हम उम्मीद करते हैं कि 2024 आते आते तक 11% हो जाएगी। और हमें इंडिया में स्मार्टफोन यूजर्स, कंज्यूमर्स भी काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये मई 2021 का डाटा है और इसके अंदर हम देखते हैं कि आज की डेट में इंडिया के अंदर 78 करोड़ प्लस इंटरनेट यूजर्स हो गए हैं। तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है और FDI 100% गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया हुआ है। तो दोस्तों, हम इस इंडस्ट्री से क्या अपेक्षाएं रखें, क्या व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम ई कॉमर्स इंडस्ट्री। तो इंडिया की सबसे अधिक पावरफुल चीज ये है कि इंडिया का फेवरेबल डेमोग्राफिक कंडीशंस, यानी इंडिया में आज की डेट में हम देखें तो सर्वाधिक यंग पॉपुलेशन है जो कि बढ़ती हुई जीडीपी के अंदर अच्छा योगदान दे सकती है। और इंडिया का मीडियन एज हम देखें तो 28 ईयर्स का है और ये काफी वर्षों तक, आने वाले वर्षों तक मेंटेन रहने वाला है। वहीं चाइना यूएसए का हम मीडियन एज देखें तो 38 ईयर्स है, जापान का 47 ईयर्स है। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में धीरे धीरे अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है और आज की डेट में जो मिडिल क्लास का रेशियो है वह काफी कम है। लोअर मिडिल क्लास का रेशियो काफी अधिक है। पर जिस हिसाब से इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा हम उम्मीद कर रहे हैं बढ़ेगा और जीडीपी बढ़ेगा, तो डेफिनेटली ये लोअर मिडिल क्लास जो है मिडिल क्लास में कन्वर्ट होते जाएगा और ये कंजम्पशन के अंदर हम देखेंगे कि काफी बूस्ट आने वाला है। और हमने देखा कि इंडिया के अंदर धीरे धीरे इंटरनेट यूजर्स और मोबाइल फोन यूजर्स भी स्मार्टफोन बढ़ते जा रहे हैं और इसका एक मुख्य कारण है कि इनको, हम लोगों को काफी कम पैसे में अधिक डाटा मिल जाता है, जो कि जियो आने के पहले हमें मूल रूप से काफी अधिक खर्च करना पड़ता था। अब डिजिटल लिटरेसी की बात करें तो इंडिया में ये भी काफी बढ़ती जा रही है। और मैं कंपेयर करूं आज से 4 दशक पूर्व यानी 40 वर्ष पूर्व, तब हमारे देश में दो टाइप के लोग थे, एक तो शिक्षित, दूसरे अशिक्षित। आज हम देखेंगे कि डिजिटल लिटरेसी, जिनके पास में इंटरनेट, स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, इसको हम डिजिटल लिटरेसी की ओर अग्रसर होते हुए देख रहे हैं और इनका यूजर्स बेस भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो डेफिनेटली ये एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री को एक अच्छा योगदान देंगे। चलिए दोस्तों, हम सेक्टर देख लेते हैं। तो बीएसई ने इसे इंटरनेट एंड कैटलॉग रिटेल सेक्टर में रखा हुआ है। हम सेक्टर एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, मार्केट कैप देखते हैं तो करीबन 11 कंपनीज लिस्टेड है, जिसका मार्केट कैप हम देखते हैं 4,67,000 के करीब है। इसके अंदर हम देखते हैं अभी हाल ही में लिस्ट हुई जोमेटो, जिसका मार्केट कैप 25% है, जो कि इन्फोएज की सब्सिडरी है। फिर पॉलिसी बाजार का मार्केट कैप हम देखेंगे जो भी हाल ही में लिस्ट हुई है 13% के करीब है। पेटीएम का 22% के करीब है, नायका का 21% के करीब है, नौकरी डॉट कॉम का 19% के करीब है और कार ट्रेड का 1% के करीब है। तो दोस्तों, एक बात यहाँ पर आप गौर करिएगा का कि मार्च 2021 जब खत्म हुआ था तब इसके अंदर सिर्फ इस सेक्टर में हमने 6 कंपनियां लिस्टेड देखी थी, पर इस वर्ष 5 और नई कंपनियां इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री में लिस्ट हुई है। चलिए दोस्तों, ई कॉमर्स इंडस्ट्री जाने
इंटरनेट रिटेल एंड कैटलॉग में हम देखते हैं कि इनका सेल्स का क्या हाल है। तो ये सभी कंपनियां मिलकर करीबन 1,60,000 करोड़ के करीब सेल्स करती है, जिसमें हम देखते हैं कि पेटीएम जो कि अभी हाल ही में लिस्ट हुई है, करीबन 3,000 करोड़ से अधिक इनका सेल्स है। इसके अलावा पॉलिसी बाजार का भी 2300 करोड़ से अधिक सेल्स है, जोमेटो का 2100 करोड़ से अधिक सेल्स है, और नौकरी डॉट कॉम यानी इन्फोएज का भी 1120 करोड़ के करीब इनका सेल्स है। दोस्तों एक चीज यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि ये सब इंडस्ट्री को आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, जस्ट ये छोटे छोटे स्टार्टअप थे, पर देखो इनका सेल्स निरंतर रूप से बढ़ते जा रहा हुआ। तो हमें इनके सेल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए मेनली। फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो इसके अंदर हम देखते हैं इस सेक्टर के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज लॉस कर रही हैं, पर नौकरी डॉट कॉम जो कि अच्छे खासे प्रॉफिट पर है, पिछले वर्ष इसने 1400 करोड़ के करीब प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर्स के लिए करके दिया हुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जोमेटो पेटीएम जैसी कंपनियां अभी लॉस कर रही हैं। टोटल सेक्टर का यदि प्रॉफिट लॉस देखा जाए तो -1175 करोड़ आता है। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो नौकरी डॉट कॉम का नेट प्रॉफिट मार्जिन सर्वाधिक है, करीबन 126% का है। वहीं पेटीएम का -54% है और जोमेटो का -39% के करीब है। तो दोस्तों इस स्लाइड में एक चीज ये हमें समझना जरूरी है कि एक इमर्जिंग सेक्टर की कंपनियां है, तो मेनली ये कंपनियां अपना यूजर बेस बढ़ाने के लिए, उनको अपने ब्रांडिंग के लिए इनको काफी अधिक एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है प्रमोशंस के लिए, तो उसको वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाते। पर जैसे जैसे इनके सेल्स बढ़ते जाएंगे तो एक ना एक दिन जरूर ये कंपनियां प्रॉफिट में आ सकती है। और जब भी ये इन जैसी कंपनियां जो प्रॉफिट में आएंगी तो हम डेफिनेटली आपके लिए अपडेट करेंगे। अब चलिए दोस्तों रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी की बात करते हैं। तो नौकरी डॉट कॉम का पेड अप इक्विटी 11 है, यानी इसमें यह समझ में आता है हमको कि जिन इन्वेस्टर ने शुरू में इक्विटी में पैसा लगाया है, प्रॉफिट के 11 टाइम्स अपना कमा रहे हैं। वहीं दूसरी कंपनी हम देखें तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है आरओपी के अंदर। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 2021 वर्ष खत्म होते होते तक हमने देखा कि नौकरी डॉट कॉम के इन्वेस्टर ने करीबन 26% का आरओई पाया है, वहीं कई कंपनियों ने 1% का दिया हुआ है। जुपिटर इन जैसी कंपनियों ने -8% का आरओई दिया है। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी डेप पेइंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो नौकरी डॉट कॉम का डबल डिजिट में 63 नंबर है आईसीआर, जो कि काफी अच्छा है, और इससे हमें ये ज्ञात होता है, मालूम पड़ता है कि ये एक ऑलमोस्ट डेप फ्री कंपनी है। वहीं जुपिटर इन जैसी कंपनी का जो है -5 में आईसीआर है। चलिए दोस्तों अब हम जानकारी ले लेते हैं थोड़ा इन्फोएज यानी नौकरी डॉट कॉम के बारे में। तो इस कंपनी की स्थापना सन 1995 में हुई थी और इनके ऑनर है मिस्टर संजीव बिखचंदानी, और ये कंपनी यूपी नोएडा में बेस्ड है। इनका मेन बिजनेस है इंटरनेट रिलेटेड पोर्टल्स अपने कस्टमर्स को ऑफर करना, और करीबन 4,500 एम्प्लॉइज इनके यहाँ काम करते हैं, और वेरियस लोकेशंस के ऊपर इनके ऑफिस है इंक्लूडिंग इंडिया एंड मिडिल ईस्ट। तो ये इन्फोएज की मेन सब्सिडरीज है, जैसे नौकरी डॉट कॉम जो कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सर्च इंजन प्रोवाइड करती है, 99acres.com ऑनलाइन रियल एस्टेट सर्च पोर्टल है, जीवन साथी डॉट कॉम ऑनलाइन मैच मेकिंग मैट्रिमोनी पोर्टल है, और शिक्षा डॉट कॉम जो ऑनलाइन एजुकेशन क्लासिफाइड पोर्टल अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। और जैसा कि हमने कहा था कि ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करती है, तो इन्होंने अभी इन्वेस्ट किया था, और जोमेटो जो कि लिस्ट हुई है इसके अंदर इनका 15% स्टेक है, और पॉलिसी बाजार जो कि अभी हाल ही में लिस्ट हुई है इसमें इनका 14% मार्क अपनी हिस्सेदारी है। तो दोस्तों पॉलिसी बाजार जो है एक इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनी ऑनलाइन पोर्टल अपने कस्टमर्स को देती है, और जोमेटो जो है एक फूड एग्रीगेटर कंपनी है। दोस्तों ये इंडिया के 45 सिटीज के अंदर वेरियस लोकेशंस पर इनके ऑफिस है, और 2808 सेल्स सर्विसिंग क्लाइंट फेसिंग स्टाफ है इनके पास में। अब दोस्तों हम बात करते हैं की ऑपरेटिंग मैट्रिक्स फॉर नौकरी डॉट कॉम। तो डेली एक्टिविटी ऑन नौकरी प्लेटफॉर्म जो है ये Q1 FY22 यानी जून क्वार्टर के डाटा है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि करीबन 436
के जॉब लिस्टिंग से इनके पास में 16.1 के न्यू रिज्यूम्स ऐड होते हैं, 5 मिलियन रिक्रूटर ईमेल कनेक्ट्स देते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, और एवरेज 690 के रिज्यूम सर्चेस डेली इनके पोर्टल पर होते हैं। अब हम ट्रैफिक शेयर की बात करें कि कितने विजिटर्स इनकी साइट को विजिट करते हैं, तो यहाँ मैंने पीयर ग्रुप के साथ में कंपेयर किया हुआ है, जैसे मॉन्स्टर इंडिया, टाइम्स जॉब, शाइन और इंडेड। इन सब के आप देखेंगे कंपेरेटिवली तो 30% से भी कम ट्रैफिक इन साइट्स के ऊपर आता है, और वहीं Naukri.com के ऊपर 60% के ऊपर का ट्रैफिक हम देखते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं बिहेवियर साइंस में, इसने यानी इन्फो एज ने पास्ट में क्या बिहेवियर दिया है सेल्स में, प्रॉफिट के प्रति, रिजर्व के प्रति, कैश फ्लो के प्रति, वर्तमान में क्या चल रहा है और आगे आने वाले दिनों में हम क्या उम्मीद रखें। तो जैसा कि हम ये पाते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपके सामने 2006 से 2021 तक का डाटा है। 2006 के अंदर मात्र 82 करोड़ का ये सेल्स करते थे, जो 2020 आते आते तक 1312 करोड़ का हो गया है, यानी 19% CAGR से इनका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है और 14 टाइम्स बढ़ा हुआ है पिछले वर्ष। और 2010 में पिछले वर्ष की तुलना में जो है इन्फो एज ने थोड़ा सेल्स कम दिया हुआ है। अब चलिए दोस्तों हम प्रॉफिट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2006 में मात्र 13 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2021 आते आते तक 1400 करोड़ के करीब हो गया है, यानी 114 गुना प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। और हमें एक चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि इसने 2 बार प्रॉफिट में लॉस किया हुआ है, एक तो सन 2020 में और सन 2017 के अंदर। अब दोस्तों हम रिजर्व्स की बात करते हैं तो 2007 के अंदर हम देखते हैं 186 करोड़ रुपीस का इनके पास रिजर्व था, जो बढ़कर अभी 5300 करोड़ प्लस के करीब हो गया है, यानी 17 टाइम्स इनका रिजर्व भी बढ़ा हुआ है। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने 2007 और 2021 का शेयर होल्डिंग पैटर्न लिया हुआ है, और आप देखेंगे कि प्रमोटर का हिस्सेदारी करीबन 55% थी 2007 में, जो घटकर अभी 38% हो गई है। फिर म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 2007 में 3% थी, जो बढ़कर अभी 2021 में 10% हो गई है। एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एफआईआई की हिस्सेदारी 2007 में 20% थी, जो बढ़कर अभी 39% हुई है। और रिटेल हिस्सेदारी ऑलमोस्ट सेम है, जो 2007 में 9% थी, अभी भी 9% है। अब चलिए दोस्तों हम करंट ट्रेंड की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिछले 3 क्वार्टर का करंट ट्रेंड लेके रखा हुआ है, और आप देखेंगे कि 9 मंथ में हमने देखा था कि -16% का सेल्स डी ग्रोथ था और 402% का प्रॉफिट ग्रोथ था। 12 मंथ में हम लोगों ने देखा था कि -15% का सेल्स डी ग्रोथ था, 87% का प्रॉफिट ग्रोथ था। क्यू बनाते आते हम लोगों ने रिकवरी देखी थी, सेल्स में 15% का सेल्स ग्रोथ आया, 16% का प्रॉफिट ग्रोथ आया। और H1 में हमने देखा है कि 27% का सेल्स ग्रोथ देखा है और 1683% का प्रॉफिट ग्रोथ देखा हुआ। दोस्तों ये थोड़ा एक एबनॉर्मल प्रॉफिट ग्रोथ है, इसके बारे में हम आने वाली स्लाइड में चर्चा करेंगे। अब दोस्तों इस सेगमेंटल ग्रोथ कैसे सेल्स और रेवेन्यू में आई है, तो इनका जो रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन है Naukri.com, वहां पर 27% का सेगमेंटल ग्रोथ आया हुआ है। 99acres.com ने 23% का सेल्स ग्रोथ दिया हुआ है, और इनकी जो दूसरी सब्सिडरी है उन्होंने करीबन 24% का सेल्स ग्रोथ दिया हुआ है। दोस्तों इस स्लाइड में हम वेरियस पैरामीटर्स इंक्लूडिंग सेल्स, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मार्जिन, फाइनेंस, आईसीआर के बारे में चर्चा करेंगे, और यहाँ मैंने गत वर्ष H1 के तुलना में इनसे कंपेयर किया हुआ है। तो हमने टोटल रेवेन्यू के अंदर 32% की बढ़ोतरी देखी हुई है, फाइनेंस -19% से घटा है, एक्सपेंस इन्फोएज के 24% से बढ़े हुए हैं, और प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स हमने 28% से बढ़ते हुए देखा है, और नेट प्रॉफिट जो हम लोगों ने देखा है 1683% बढ़ा हुआ है। यानी इसमें आप एक चीज नोट कर लीजिएगा कि अभी इनकी एक सब जहां पर इन स्टार्टअप जोमेटो नाम की कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट किया था, तो उस कंपनी का जो लिस्टिंग का जो फायदा हुआ है वो इन्फोएज को मिला है, और ये फायदा करीबन 7525 करोड़ के करीब है। ये वैसे दोस्तों वन टाइम प्रॉफिट है, तो इसे हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का प्रॉफिट बार बार नहीं आने वाला है। अब आईसीआर की बात करें तो 87% के हिसाब से इनके आईसीआर नंबर बढ़े हुए हैं, और
पीबीईटी मार्जिन की बात करें तो -3% से इसमें डी ग्रोथ आई है। पर जहां तक ईपीएस की बात है, प्रॉफिट का रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस में भी देखने को मिल रहा है। अब चलिए दोस्तों, हम मेजर कॉस्ट की बात करते हैं। पिछले वर्ष के H1 की तुलना में आज के H1 में इनके खर्चे कहाँ बढ़े हुए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि ये एक इंटरनेट रिलेटेड कंपनी है, तो नेटवर्क चार्जेस देना पड़ते हैं इनको। तो इस वर्ष नेटवर्क चार्जेस के अंदर 23% की बढ़ोतरी हुई है। एम्प्लॉय कॉस्ट में भी 21% की बढ़ोतरी हुई है। फाइनेंस कॉस्ट -16% से घटा है। और एक और बढ़िया बात हम इन्वेस्टर्स के लिए है कि एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन के खर्चे -54% से घटे हैं। क्योंकि एक इमर्जिंग सेक्टर की कंपनियां हैं, तो इन्हें अपना क्लाइंट बेस बढ़ाने के लिए और यूजर बेस को इंटेक्ट करने के लिए प्रमोशनल ऑफर्स देना पड़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ती है। और 29% का हम लोगों ने इतर खर्चे में बढ़ोतरी देखी है। अब हम एसेट्स की बात कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट दोस्तों यहाँ पर देखना, जो 208 करोड़ रुपए का था, जो बढ़कर इस H1 के अंदर 16,804 करोड़ रुपीस हो गया है। एसेट्स की बात करें, जो गत वर्ष H1 में 6,400 करोड़ थे, जो भी बढ़कर 22,192 करोड़ हो गए हैं। इक्विटी की बात करें, इसमें टोटल इक्विटी यानी रिजर्व भी आ गया है। 5,538 गत वर्ष था, जो अभी बढ़कर करीबन 19,500 करोड़ रुपीस हो गया है। और इसका सीधा रिफ्लेक्शन हमें बुक वैल्यू में देखने को मिलता है। जो गत वर्ष 429 की बुक वैल्यू थी, अभी वो 1500 प्लस के करीब बुक वैल्यू हो गई है। चलिए दोस्तों, हम एस्टिमेट करते हैं कि इसके सेल्स, प्रॉफिट, ईपीएस, फेयर वैल्यू 2022 में और 2030 में हम क्या आकलन कर सकते हैं। तो इस वर्ष मैंने 20% का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ लिया हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि 1350 करोड़ के करीब इनका सेल्स रहेगा। और 2030 आते आते तक 4100 करोड़ के करीब इनका सेल्स रहेगा। जहां तक प्रॉफिट की बात है, इस वर्ष मैं उम्मीद करता हूं कि 1700 करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट रहेगा। और 2030 आते आते तक मैं उम्मीद करता हूं कि 5100 करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं इस वर्ष उम्मीद करता हूं कि 134 रुपीस के करीब इनका ईपीएस रहेगा। और 2030 आते आते तक मैं उम्मीद करता हूं 409 के करीब इनका ईपीएस रह सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वर्ष की फेयर वैल्यू क्या है। तो फेयर वैल्यू मैं उम्मीद करता हूं कि 4,400 के करीब इनकी फेयर वैल्यू है इन्फो एज की। और उम्मीद करता हूं कि 2030 आते आते तक 13,500 के करीब इसकी फेयर वैल्यू हो सकती है। चलिए दोस्तों, हम टेक्निकली इसे कहाँ बाय करना है। तो जब भी ड्यूरिंग एनी फॉल, जब भी हमें 5500 से लेके 4450 की रेंज में मिलता है, तो हमें इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए। और इसका शॉर्ट टर्म टारगेट 7600 है। और 2030 का टारगेट 13,500 के करीब आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, जैसे कि प्रॉफिट फ्रॉम इट का स्लोगन है कि बाय ड्यूरिंग फॉल, अवॉइड ड्यूरिंग रैली एंड एंजॉय द रैली। तो सेम स्ट्रेटेजी हम यहाँ भी अपनाएंगे। जितने कम भाव में मिलेगा, उतना यील्ड हमारा बढ़ेगा। दोस्तों, कंक्लूजन में ये देना चाहता हूं कि 2% अलोकेशन हमें देना चाहिए। पर जो इन्वेस्टर सब्र कर सकते हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट 4% के करीब भी रख सकते हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है और एक इमर्जिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। और जैसे कि हमने देखा है कि इनके जो स्टेक था जोमेटो या पॉलिसी बाजार जैसी कंपनियों में, जहां पर ये इन्वेस्ट करते हैं, तो धीरे अभी तो ये कंपनियां बहुत छोटी है, पर आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये कंपनियां और ये सेक्टर ग्रो करेगा, तो डेफिनेटली इन्फो एज को इसका फायदा होगा। क्योंकि इन्फो एज बेसिकली एक होल्डिंग कंपनी है। उदाहरण के लिए मैं आपको एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का उदाहरण देना चाहूंगा। हम देखते हैं कि एचडीएफसी एक पेरेंट कंपनी है, पर उसकी सब्सिडरी जो है एचडीएफसी बैंक। पर आज के डेट में दोस्तों, जो उसका बच्चा है एचडीएफसी बैंक, उसका मार्केट कैप काफी अधिक है एचडीएफसी के मुकाबले में। तो सेम थिंग हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमें इन्फो एज जैसी कंपनी में भी देखने को मिले। तो अंत में दोस्तों, मैं डिस्क्लोजर देना चाहता हूं कि दिस प्रेजेंटेशन इज फॉर एजुकेशन पर्पस। कल कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर बाइंग एंड सेलिंग। एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। आपने ये मेरा प्रेजेंटेशन देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है। अब
H1 रिजल्ट अपडेट करने का. सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल.